So parameter and statistic are the two important terms to be understood whenever we want to do a research in any field it may be. So parameter वह नंबर है जिसकी बात हम करते हैं when we are talking about the entire population. पूर्ण जनसंख्या के बारे में जो भी हमें वैल्यूज मिलेंगे वो हो जाएगी पैरामीटर्स. बहुत बार ऐसा होता है कि हम रिसर्च पूरी जनसंख्या पे नहीं कर सकते, इट्स इम्पॉसिबल, और इफ नॉट इम्पॉसिबल बट वेरी कम्बरसम, बहुत डिफिकल्ट होगा, है ना. तो इसीलिए हम उसका एक मेजरेबल यूनिट यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्टैटिस्टिक. ओके, तो द नंबर्स दैट समराइजेस द डेटा फ्रॉम द सैंपल विच हैज बीन टेकन. पूरे जैसे यहाँ पे आप गोल, बड़ा गोल देख पा रहे हो, ये क्या है, ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन है. उस पॉपुलेशन में से मैंने एक छोटे से सैंपल को लिया है और स्टैटिस्टिक उस सैंपल के अंदर जो भी कैलकुलेशंस करेंगे ना उसका वैल्यू होगा. ठीक है, तो बात क्लियर है. सो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम एक एजुकेटेड गेस करते हैं, अनुमान करते हैं कि किस प्रकार से एक स्टैटिस्टिक से हम पॉपुलेशन के पैरामीटर को नाप सके. इज दैट क्लियर? डन? ओके, so let me move to the next important topic which is probability sampling and non probability sampling. कल हमने इसकी चर्चा करी थी. probability sampling and non probability sampling में सबसे मुख्य फर्क या मुख्य point to be understood is that here probability sampling talks about trying to make a very random sampling. ओके, रैंडम सिलेक्शन. अब ये बात आ रही है सैम्पलिंग, मतलब कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन में से हम चूज कैसे करें, है ना. तो वो चूज करने की दो प्रक्रिया है. एक प्रक्रिया में ये है कि यहाँ पे हम एक रैंडमली सिलेक्शन करेंगे, मतलब कोई ऐसे फिक्स प्रेफरेंस नहीं है. बट in non-probability, here there is no random sampling. Here they have this own judgment based on which they do selected items, selected number of people are being chosen based on our preference and based on our ease. Okay, हम अपनी सुविधा के अनुसार एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लोगों को लेंगे, किसी को छोड़ देंगे. बट सबसे अच्छा कौन सा है, मतलब सबसे मान्य कौन सा है, सबसे मान्य कौन सा है, मुझे कौन बताएगा? बीना जी बताइए, सबसे मान्य कौन सा है, सबसे बेहतर कौन सा कहेंगे. एक रिसर्च को अगर हमें जनरलाइज करना है तो कौन सा कहेंगे, किसको लेंगे? probability sampling. Very nice. So now we talk about the two different types of sampling method, that is probability and non-probability. In the probability sampling there are basically four types, okay, which are simple random, statistical, stratified and cluster. ठीक है. And in non-probability it is of two types. Convenience, नाम से ही पता चल रहा है आपको, है ना, convenience and snowball sampling. Okay, एक एक करके पढ़ ले. चलो, let's start. First is simple random sampling. Simple random sampling. So this, इसके नाम से आपको पता चल रहा है ये बहुत ही simple method है. Okay, so here there is a calculator which has been used. Even ये आप भी कर सकते हो. आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे अगर आप टाइप करोगे रैंडम नंबर जनरेटर तो आपको एक सॉफ्टवेयर कोड आ जाएगा, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आ जाएगा जिसपे आप वैल्यूज को शफल कर सकते हो और आपको जो सैम्पलिंग चाहिए उसका एक रैंडम सिलेक्शन आपको मिल जाएगा. So this is a technique which helps us to do it very simply, sampling at a very simple level. So in this, every member of the population is having equal chance of being selected for the study. Okay, हर प्रतिभागी को समान अवसर मिलता है आने का, अपने प्रोजेक्ट में आने का. ओके, डन. दूसरा है स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ओके, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग से आप ये मान के चलिए यहाँ पे स्ट्रैटास, स्ट्रैटा माने छोटे छोटे बॉक्सेस. सो द एंटायर ऑफ population is divided into small strata.
ओके, सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में यहाँ पे इस टेक्निक में रिसर्चर डिवाइड्स द एंटायर पॉपुलेशन into different subgroups into different subgroups or strata wherein they randomly select the final subjects and proportional from the different strata. मतलब हर strata में proportional number of people will be added. जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसमें आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 एक स्ट्रैटा हो गया, फिर दूसरे ग्रुप में 1 2 3 4 5, सो इक्वल प्रोपोर्शनल लोगों, प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ लोगों को यहाँ पे डाल देंगे अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप्स में, ग्रुप्स बनाकर, ठीक है. इट इज यूज्ड व्हेन द रिसर्चर वांट्स टू हाईलाइट अ specific subgroup within the population, specific subgroup within the population. Like for example, अगर बात आई हमारे भारत देश के भारतवासियों की, तो भारत देश में कितने सारे पथ पंथ समुदाय हैं, देयर इज दिस डिविजन इन द रिलीजन, राइट. सो एक ग्रुप बन गया. अगर मुझे एक रिसर्च कैरी आउट करना है फॉर ऑल द पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, तो मैं एक स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग यूज कर रही हूँ, बिकॉज आई वांट टू सी पर रिलीजन कैसा क्या इफेक्ट है एक पर्टिकुलर नॉर्म का. तो मैं एक ग्रुप बनाऊंगी हिंदू लोगों का, एक ग्रुप बनाऊंगी क्रिश्चियन लोगों का, एक ग्रुप बनाऊंगी मुस्लिम लोगों का, एक ग्रुप बनाऊंगी पारसी. सो ऐसे अलग अलग डिविजन बन गए, बट हर डिवीजन में से मैं इक्वल नंबर ऑफ लोगों को लूंगी. क्लियर है बात? ये हो गया स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग. डन. आगे बढ़ते हैं. देयर इज दिस अनदर टर्म which talks about it little differently. Okay, so there's one more thing which comes, that is cluster sampling. ओके अब तक हमने बात करी थी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की बात हुई थी जहां पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को स्ट्रैटा में डिवीजन हो गया, राइट. इन दैट स्ट्रैटा हियर वी अंडरस्टूड दैट proportional number of people have been taken. However, in the case of cluster sampling, this यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे किसी किन्हीं ग्रुप्स को लेंगे. ओके यहाँ पे आप देखे थे हर ग्रुप, मतलब ये बड़ा सा पॉपुलेशन में से छोटे छोटे सब ग्रुप्स में डिवाइड हो गया, बट हर ग्रुप में ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स डिवाइड हुए हैं, सब ग्रुप्स में जो डिवीजन हुआ है, हर सब ग्रुप के मेंबर को लिया गया है, राइट. बट in the case of cluster sampling, you saw selected clusters were taken. So here in the case of stratified sampling, we understand that the sampling is done on the elements within each strata, right. in हर strata में से sampling करके एक एक को लिया, but हर strata में से लिया. But in the case of cluster, only few of the groups were taken, only few of the subgroups were taken, so those subgroups are considered as cluster. Okay, so a common motivation of cluster sampling is to reduce the cost of increasing the sampling efficiency. So यहाँ पे ये ज्यादा more efficient form है, क्योंकि हम किन्हीं बहुत सारी पॉपुलेशन में से भी हर एक स्ट्रैटा को लेने के बजाय किन्हीं क्लस्टर्स को ले रहे हैं एट वन टाइम. ओके, सो दिस इज अ मोर एफिशिएंट मेथड. हाउएवर, if we talk about the non probability sampling में जहां पे there is this convenience and prejudice, so there we move to another type of non probability sampling, which is convenience and snowball. बात करते हैं convenience sampling की. So convenience sampling talks about taking the subjects who would like to volunteer for the study. Okay, taking the subjects who would like to volunteer for the study. So here we can say that this talks about volunteer participation. जो जैसे आप अगर एम्स के जगह पे जाओगे, in that area those who are having bronchial asthma,
those who are having bronchial asthma. And if the project or the research is done on treating asthma, the patients who are having bronchial asthma, they will voluntarily raise their hands and participate in it. So researcher का काम थोड़ा आसान हो गया है ना. So here we can consider that despite the different cumbersome tasks which are required during sampling, collection, कन्वीनियंट सैम्पलिंग में ये है कि आप एक जगह पे जा रहे हो और उस जगह पे जो फिजिबल एलिमेंट्स है उनको आप ले रहे हो अपने स्टडी के लिए. सो लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू विश टू स्टडी an effect on IA by T, this is the technique which has been devised in SVIASA on the bronchial asthma. We may study the patients who volunteer for the study among those who come आरोग्य धाम ये वहीं पे है उनका, है ना. So it's near the SVIASA Bangalore. So that is what was all about the convenient sampling. And now let's talk about snowball sampling. स्नोबॉल सैम्पलिंग से आप ये समझ सकते हो कि जिस प्रकार से बर्फ का गोला, आप अगर कहीं बर्फीली जगह पे गए हो और कभी स्नोबॉल बनाने का मौका मिला तो आपने ये देखा होगा जब एक स्नोबॉल दूसरे स्नोबॉल से चिपक जाता है तब वो बड़ा बन जाता है ना. सो इस ऐसे ही कुछ है ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जिसमें रिसर्चर identify potential subjects in the study where subjects are hard to locate. So यहाँ पे क्या होता है कि एक रिसर्चर एक पर्टिकुलर ग्रुप को लेगा एंड देन फिर with the connection that person will himself call another person for the research. So this type of technique works like a chain referral. छोटी सी बात करूँ तो जैसे हमने जब शुरू किया कोचिंग भी स्टार्ट किया, इट्स नॉट टू लॉन्ग बट द कनेक्शन एंड द रिजल्ट्स वर सो नाइस दैट द स्टूडेंट्स देमसेल्फ ब्रॉट देयर ओन फ्रेंड्स एंड देयर ओन जूनियर्स, देयर ओन सीनियर्स फॉर द क्लासेस एंड दैट्स हाउ इट बिगेन इम्प्रूविंग. जैसे आपको अभी विपुल भाई भी बहुत से स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे क्लास में, 15 स्टूडेंट्स जो नहीं 10 who are coming from one group. that one student ने मुझे उनको एक अप्रोच किया, सिंसियरिटी के साथ अप्रोच किया, बताया क्लासेस के बारे में. those who felt interested they joined it. So that's how it is. It's a type of sampling technique working like a chain referral. After observing the initial subject, the researcher asks for assistance from the subject to help identify people with a similar trait of interest to get the subjects, right? So हम यहाँ पे ये चीज समझ रहे हैं कि the researcher is taking help from the subject to help identify people with the similar traits. तो वो ही जैसे मान लो अगर हम बात करें किसी स्पेसिफिक प्रजाति में अगर हमें रिसर्च करना है, वी वांट टू डू अ रिसर्च वेयर सब्जेक्ट्स आर हार्ड टू फाइंड. जैसे अगर अंधे या फिर इवन यस वी कैन कंसिडर दैट वे दोज हु आर ब्लाइंड, इफ वी वांट टू डू अ रिसर्च ऑन ब्लाइंड पीपल and if there is no such asylum of or the place where we can find the group of those people, however it's very difficult, right? So we will approach one person and then that person will help us get more students or get more participants, and that's how the subjects would be brought in together. So this was about snowball sampling. clear हो गई बात? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च की. ओके, रिसर्च कैरी आउट करने के डिफरेंट प्रकार है डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट. हमारी क्राइटेरिया क्या है? हमारा एक सवाल पूछूं? जी जी. आप बता रहे थे कि क्लस्टर सैम्पलिंग इज मोर एफिशिएंट देन स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, और क्लस्टर सैम्पलिंग
आप सस्ते में करते हैं. You are only selecting certain clusters. Yes. So how do you say it is more efficient? So cluster sampling is better than stratified sampling. इसका सबसे important हम ये पर्सपेक्टिव समझ सकते हैं कि yes, time is money, है ना. तो अगर हम एक अच्छे ग्रुप को, वैलिड ग्रुप को ले पाए तो it's always better. However, cluster has come from the stratified itself. Cluster has come from the stratified itself. In stratified sampling, a sample is drawn from each strata, right, using random method. So difficulty which was found that it was taking a lot of time. However, then we move to the cluster sampling, जहाँ पे हम एक particular cluster को ही ले रहे हैं जो evident है. अगर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रिसर्चर के पास समय की कमी होती है, तो यहाँ पे एक अगर रिप्रेजेंटेटिव मिले, डिपेंड करता है. However, अगर but it is debatable. It is a debatable thing. It's a debatable. Being more efficient. Yes. Being more efficient. Okay. Yes. ठीक है. So now we talk about the yet another main important topic, that is type of research. So on the basis of nature of data, there is also a division. Then based on the objective, there is yet another division. Then on the basis of nature of finding, there is a division. On the basis of experimental manipulation, there is a division. On the basis of approach involved, there is a division. So let's talk about each of them step by step. Okay, first is talking about objective. हमारा मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि एक फ्रॉम स्क्रैच नए टॉपिक की खोज करना, या एक पर्टिकुलर टॉपिक जो ऑलरेडी है उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के पर्सपेक्टिव खोज करना. तो बात आती है these two types when we talk about classification on the objective: fundamental and basic research and applied research. फंडामेंटल रिसर्च, आपको याद है मैंने एक बार थोड़ी हमारी फर्स्ट क्लास में, मतलब कि यूनिट 1 की क्लास में, आई हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस फंडामेंटल रिसर्च रिगार्डिंग जॉन लॉक, है ना. जॉन लॉक हैड डिवाइस्ड दिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ थियोरी and that was his fundamental research. So fundamental research talks about the research wherein you come up with a brand new topic from scratch. एक रेवोल्यूशनरी नए टॉपिक को, फंडामेंटल बेसिक टॉपिक को खोज करना, बहुत ही नए टॉपिक को, राइट. दैट इज फंडामेंटल रिसर्च. But action research is talking about the application, and applied research is moreover when we are talking about the research which is in perspective of trying to come up with a solution to any problem. Come up with a solution. जब हम वो research के एक particular idea को apply करेंगे किसी situation में, तब वो applied research कहलाया जाएगा. However, it is in general in nature. But अगर हम उसको एक local perspective दे रहे हैं, मतलब कि बहुत application, but that is to a very small group of people, to a small section of people, then that is called as action research. So action research is focused on the immediate application and not on the development of theory. Development of theory किस में आएगा? Fundamental research में. It has placed its emphasis on real problems in local settings. Its findings are to be evaluated in terms of local applicability, not in terms of universal validity. So local applicability की बात करें तो action research आएगा. Universal validity की बात करें तो फिर applied research आ सकता है to some extent. However, if it talks about this keyword of development of the theory, then that is associated with the fundamental research. Okay? तो वो fundamental research या फिर basic research में आएगा. Okay? Now let's talk about
the classification based on the nature of data. Classification based on the nature of data. So there are basically two types: qualitative and quantitative. Qualitative and quantitative. Qualitative research is a method of inquiry that develops understanding on human and social science to find the way people think and feel. मतलब कि यहाँ पे qualitative research is moreover associated with the social science researches. सोशल साइंस रिसर्चेस, जहाँ पे मनुष्य के अनुभव या फिर उनके बिहेवियर, बर्ताव पे रिसर्च किया जाता है कि ये क्यों हो रहा है, हाउ एंड व्हाई, क्यों. Okay, so it is conducted to explore the situation and find out any new concept, theory, कि अगर कोई थियरी जन्म ले सकती है तो उसके बारे में स्टडी करना. रिसर्च क्वेश्चंस इंक्लूड हाउ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, why. Then scientific methods of research is talking about exploratory, bottom up, है ना, bottom up, theory building, inductive researches. They all talk about new hypothesis making, new theory. So they are generated from the collected data. From the collected data से जब हम कोई theory तक जाते हैं, then that is a type of qualitative. अब आप इसको इस पर्सपेक्टिव से समझना कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च को कभी भी फंडामेंटल रिसर्च से डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, वो एक अलग मोड ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, ये अलग क्लासिफिकेशन है. क्वालिटेटिव का डिफरेंशिएशन क्वांटिटेटिव से होगा. ओके, उसका डिफरेंशिएशन फंडामेंटल से नहीं होगा, बिकॉज हमारा हेतु अलग है. Based on the type of data, there is this division and the research type. Okay, it follows on the inductive reasoning method. It follows inductive reasoning method. Inductive reasoning method में हम majorly बात करते हैं एक theory पे जाने की, एक theory पे जाने की जहाँ पे where we talk about trying to come up with a more new fresh idea based on the observations, based on the patterns, based on the similar ideas or the similar observations which have been seen, and उसके basis पे हम generalize करते हैं, right? So this type of what is, हाँ मैं बात करूँगी inductive and deductive. Okay, ये बात आएगी. So inductive, deductive reasoning is moreover very much involved and very much used in the case of unit 5. However, इस perspective से भी हम बात करने वाले हैं. It's coming in a short while. तो मैं आपको अगर summarize करूँ तो inductive reasoning talks about bottom up. मतलब कि बहुत सारी patterns, जैसे आपने कोई research carry out किया और उसमें आपको पता चला कि a specific group of people are showing a specific type of characteristics. So we then came up with the theory that एक नॉर्थ के लोगों की ऐसी मान्यता है, नॉर्थ के लोगों के ऐसे विचार है जिसके कारण they fall prey to such practices or whatever it may be. So we then summarize based on the observations which have been seen. So that is inductive theory, where we move from the observations to the theory. Bottom up approach. Bottom up approach. Okay. Then दूसरा बात आता है कि data collection methods involve in-depth interviewing, focus group discussion, observation, and other techniques. Sample size is usually small. Quantitative research की बात करते हैं. Quantitative research में हम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंटली ये बात होती है कि they talk about trying to quantify, trying to come up with the numbers. Quantify what? Quantify attitude, opinion, behavior, and other behavioral variables. So it is conducted to explain or prove the theory. जो थियरी क्वालिटेटिव में बनी है उसको प्रूव करने के लिए क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज होता है. ठीक है.
common research objective is to describe, explain and quantify the problem, right? So हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि this is talking about the fundamental aspect of trying to answer what and moreover when, या फिर यूं कहे तो ये बात करता है टॉप डाउन अप्रोच की। टॉप डाउन अप्रोच में हम एक थियरी को लेके गए आगे, थियरी में से हमने फिर आगे जाके रिसर्च कैरी आउट करके फाइंड आउट किया कि अच्छा ये क्वांटिफाई हम कैसे कर पाए, हाउ कैन वी प्रूव द सेम थियरी थ्रू द एग्जाम्पल्स, थ्रू द ऑब्जर्वेशनल नंबर्स। और हम यहाँ पे डिडक्टिव रीजनिंग मेथड के नाम से इस प्रक्रिया को कह सकते हैं, ट्राइंग टू come up with the observations based on the theory. So that is deductive. Deductive मतलब deduce करना, एक बड़ी सी theory का application use करके हम अपने observations पे आते हैं. So this starts from the theory and from there it makes up the hypothesis, forms the observations and finally confirms the hypothesis. Okay, so data collection methods are mainly structured interviews, surveys, statistical records, and here it is a type of structured research. Structured research में एक particular हम rules and regulations बहुत ही structured form में होते हैं, राइट? सो यहाँ पे सैम्पल साइज यूजुअली ज्यादा होता है क्योंकि हम एक तरह से बहुत ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, है ना? सो द सैम्पल साइज यूजुअली बिगर हियर, ठीक है? सो इसी को एक और सिंपल भाषा में यहाँ पे जस्टिफाई किया है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोड्यूसेस न्यूमेरिकल डेटा एंड हार्ड फैक्ट्स. इट इज यूज्ड to quantify attitude, behavior and other variables and generalize results from the large sample data, large sample population. So it is based on the deductive research. It is based on deductive research. And here one important topic to be understood is that this uses structured approach. It uses structured approach and uses measurable data to formulate facts and uncover patterns in the research. Okay, so one important thing to be understood is that here we talk about structured approach, while in the case of qualitative it was not so structured. Qualitative research is primarily explanatory. Qualitative research is primarily explanatory, and this is also talking about being explorative. हम जब explore करते हैं, explore करना मतलब किसी चीज के बारे में स्टडी करना. So एक theory building process है ये. Theory building process में this is going to use a very complex ways of trying out with the things to come up with the theory. So this is involved in finding out the in-depth understanding, making up the in-depth understanding of any particular human behavior. Especially social science researchers में qualitative research को ज़्यादा use किया जाता है. And this involves grounded theory making, grounded theory building, case study, ethnography, historical research, phenomenology. There are few examples of qualitative research. There are few examples of qualitative research. ठीक है? So अब हम बात करते हैं एक अलग टाइप की जो कि है experimental research. Experimental research and non-experimental research depending on the application, depending on the actual experiment, whether we do it or not. So अगर हम कर रहे हैं एक लेबोरेटरी में या फिर एक डिफाइंड एरिया में कोई रिसर्च कैरी आउट कर रहे हैं तो उसमें होता ये है कि देयर इज दिस मैनेजमेंट ऑफ बीइंग manipulating independent variable so as to see the effect on the dependent variable. So independent variable is being manipulated so as to see the
effect on the dependent variable, right? So one important thing which we can understand is that this helps us actually uncover the cause and effect relationship, and extraneous variables or the value can come in this method. extraneous variables की हमने बात करी थी, है ना? एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की बात करी थी जो एक्चुअल रिसर्च में इन्वॉल्व, मेजरेबल वैल्यूज में इन्वॉल्व होते नहीं है, पर अगर वो बहुत हद तक हमारे इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करें तो हो जाएगा कंफाउंडिंग वेरिएबल। रजत, आप क्लास में थे नहीं ना? कल क्लास में आए नहीं थे, एब्सेंट। ओके, यस, चलो ठीक है। सो क्लास को रेगुलरली अटेंड किया करिए। एक क्वेश्चन पूछूं, कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है बताइए? व्हाट इज अ कंफाउंडिंग वेरिएबल? Hello. Yes, what is a confounding variable? हाँ, कल डिस्कस किया था, देख लीजिएगा। इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स। ओके, सो बी रेगुलर इन द क्लास एंड इफ नॉट डोंट कीप द बैकलॉग। हाँ, अगर आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो अपना जो भी बैकलॉग है उसको कवर कर लीजिएगा। somebody has a question? हाँ बिल्कुल, प्रवीण जी ने बता दिया है, इट इज सम वेरिएबल विच मेक्स कंफ्यूजन। वो कंफ्यूजन में डाल देता है कि सच में इफेक्ट कौन कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल सच में डिपेंडेंट वेरिएबल को इतना ऐसे प्रभावित कर रहा है या नहीं। बिकॉज बहुत बार रिसर्च में केवल इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ही नहीं होते, बहुत बार अननोइंगली बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को भी और इंडिपेंडेंट को भी, जिसके कारण जो कॉज एंड इफेक्ट है उसको हम समझ नहीं पाते हैं, सही मायने में सही से समझ नहीं पाते, और वो वेरिएबल्स जो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करे उनको कहते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल। ठीक है, ग्रेट। सो let us now talk about non-experimental research. Let's now look about non-experimental research. So non-experimental research में हम basically बात करते हैं trying to avoid the actual experimental things. So lack of control over extraneous variables पे control कम होता है, independent variables are not introduced, withdrawn or manipulated। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वहां पे हम इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। इट इज नॉट ईदर मैनिपुलेटेड और नीदर फिडल्ड। ओके, सो relationship between cause and effect cannot be established. No experimental methods are used. Scope of this research is bigger than experimental research because इसका माध्यम, इसका दायरा थोड़ा अलग है, इसका स्कोप थोड़ा अलग है, ये थोड़ा सा और विस्तृत है। इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि दिस इन्वॉल्व्स नॉन सेटअप एक्सपेरिमेंट। हम उसमें कोई अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, जस्ट ऑब्जर्वेशन होती है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। सो जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, देन जू, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च में जू आ जाएगा। जैसे बाहरी और किसी पर्टिकुलर रिसर्च पे अगर हमें बाहर रह के सर्च, जैसे इफेक्ट और द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन द जू, अगर हमें स्टडी करना है तो हम उसमें सबसे पहले ये इम्पोर्टेंस रखेंगे कि हम उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं ला रहे हैं। वी आर नॉट इन्वॉल्विंग आवर मैनिपुलेशन इन दैट सेटिंग। हम बस देखेंगे, हम बस उस एक्सपेरिमेंट को होते हुए या फिर उस सिचुएशन को होते हुए देखेंगे। ओके, एंड उस बेसिस पे अपनी एनालिसिस को बनाएंगे। So there is this another difference which we skipped previously, however we spoke about it. There is another explanation on the difference between basic
एंड अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च को दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, कौन बताएगा? लेट मी आस्क, किसको पूछूं? बेसिक रिसर्च का एक नया अनादर टर्म मैंने बताया था। हाँ चलो बिना मैंने फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च, बिल्कुल सही। सो फंडामेंटल रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च के बारे में अब बात हमने करी थी, इसके बारे में फिर से एक बार जान लेते हैं। फंडामेंटल रिसर्च इज टॉकिंग अबाउट एक्सपांडिंग वंस करंट नॉलेज, एक नया दायरा, एक नई नॉलेज को बताना, एक्सप्लेन करना। सो दिस इज मोर थियोरेटिकल. It generates theory and explores the information which may not be presently applied. Okay? So it is focused on improving current academic concepts. Okay? और यहाँ पे basic research usually universal होता है as it is applied in diverse situations. Applied research की बात करें then it is mainly being aimed at solving a particular life problem. जैसे आप समझ सकते हो apply करना, applied research. So this is more of a practical version of basic research. रिसर्च, बेसिक रिसर्च में हमने कोई थियोरी बना ली, उसको फिर अप्लाई भी तो करना पड़ेगा, है ना? सो उसका एक प्रैक्टिकल वर्जन है अप्लाइड रिसर्च। जैसे सांख्य योग और पतंजलि योग सूत्र में, पतंजलि योग में योग दर्शन एंड सांख्य योग में बात आती है कि योग दर्शन इज द प्रैक्टिकल वर्जन ऑफ इट, है ना? So applied research is largely a particular, as it is focused on very specific topics which seeks to answer certain problems. Okay, great. So with this, let us move to another topic. Okay, there is this yet another distinction. Excuse me. हाँ जी, आपने ये रिसर्च में on the basis of objectives, on the basis of nature of the data, ये सब बताया, but on the basis of finding, experimental manipulation and approach involved, ये नहीं बताया. 3 things. so on the basis of findings क्या है, on the basis of experimental manipulation क्या है, on the basis of approach involved क्या है? हमने बात करी थी एक्सपेरिमेंटल एंड नॉन एक्सपेरिमेंटल, दैट इज समथिंग एसोसिएटेड विद द मैनिपुलेशन. On the basis of longitudinal and cross longitudinal, cross sectional, we are going to discuss in a short while. Please have some patience. बात हो रही है उसकी, आगे आएगा ना वो, ओके? उसकी बात आएगी अभी. As you can see, it is in line with it. See, this is that part. Findings किसका है? On the basis of findings, on the basis of findings and on the basis of manipulations, हमने बात करी. manipulations की बात करें तो experimental and non experimental आएगा. वो सही है, findings का नहीं बताया. findings भी इसमें ये डिपेंड होता है कि क्या, okay, explanatory, exploratory and descriptive, that is also coming, it's there, आगे है क्लास में, it is coming up. कंटिन्यू करें? ओके डन, चलो लेट्स स्टार्ट. सो बेसिक रिसर्च में हम बात करते हैं फंडामेंटल एंड बीइंग मोर ऑफ अ बेसिक न्यू स्टडी, प्योर रिसर्च. So pure research is a type of basic research. It answers to give an answer of why, what, how. Basic research is purely theoretical. It is involved in answering basic laws and principles. Okay? Here we move to applied research, जिसकी हमने बात करी. It is basically trying to solve an immediate problem. Okay? Real world problem का हम application लेते हुए उसको solve करने के लिए use करते हैं. So there we move to another topic, which is talking about classification on the basis of logic. On the basis of logic.
Inductive and deductive. Inductive research talks about going up, bottom up. Deductive research talks about going down, top down, top down, general to specific. General to specific or the top down approach talks about majorly trying to take up a theory and then go down with findings. So टॉप डाउन रिसर्च में सबसे पहले हम बात करते हैं एक थियरी को लेके और उसके फिर बाद में ऑब्जर्वेशंस एंड फैक्ट्स से हम फाइनली आंसर को एक अदर वे में प्रूव कर देते हैं. So it starts from a theory and tries to prove it right with the help of available information. जैसे सिंपल सी चीज बताऊं तो थियरी को फिर लोगों पे अप्लाई होगा. थियरी विल बी यूज्ड ऑन द सैंपल. That would be a deductive approach. Inductive approach talks about bottom up. Bottom up meaning specific to general. Inductive is talking about making use of the different observations and then finally coming up with a theory. Okay, coming up with a theory. So inductive and deductive research में दो distinct division समझ आया clear है. So एक यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है आप सबको which will make it more clear that inductive research में हम basically observation से generalization की ओर मुड़ते हैं जब theory बनाते हैं and then that is being used to finally come up with the more prediction and that process is deduction. So induction is bottom up and deduction is top down approach. ठीक है. So inductive research is talking about generation of new idea from the data. Okay, inductive research talks about being bottom up, and in this researcher collects the data and looks for the patterns. This is all done to formulate the theory बनाने के ऊपर होता है. Deductive research is aimed at testing theory. It is aimed at testing theory जहाँ पे usually the hypothesis is being used which has already been developed for an existing theory. Okay, so deductive research में that is finally confirmed. हम एक theory को लेके चलते हैं, theory के hypothesis बनाते हैं और finally at the end पे उन hypothesis को confirm करने के लिए experiment किया जाता है ना? So those hypotheses are finally confirmed, which reassures that the theory was correct. Done. So it moves from specific to general. Sorry, maybe confused हो गई. General to specific. General क्यों? Because theory है. और finally हम specific छोटे हर एक population के elements पे लगा रहे हैं. Right? So there is this important table which has been shown in front of you, inductive and deductive. Okay, inductive and deductive. So yes, examples भी बता रही हूँ यहाँ पे. अब आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि हमने एक ग्रुप पे, एक छोटे से समूह पे एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट कर लिया. मतलब कि एक योगा प्रोटोकॉल स्मॉल ग्रुप ऑफ लोगों पे कैरी आउट कर लिया. So to give an example, a yogic module for hypothyroidism has been implemented on a small group of patients, female participants who are suffering from hypothyroidism. Okay, उन पे लागू कराया, उन पे फाइनली फिर रिजल्ट्स मिले. रिजल्ट्स को हमने एनालाइज किया और हमने समझा कि ये एक अच्छा प्रोटोकॉल बन सकता है क्योंकि उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए. तो हमने फिर फाइनली थियोरी बनाई कि these are the specific yogic practices which can be finally generalized as a very helpful yogic practices with respect to hypothyroidism. Okay, तो ये किस टाइप का हो गया? बीना जी बताइए मुझे, ये किस टाइप का रिसर्च हो गया? इंडक्टिव की डिडक्टिव? इंडक्टिव.
हाँ, ये इंडक्टिव हो गया, बिल्कुल सही, आपने समझ लिया। सो एग्जाम्पल से भी आप समझ गए, क्लियर है? हाँ हाँ। हाँ हाँ सो डिडक्टिव में ये होगा कि हम एक थियोरी लेके चलेंगे और फाइनली फिर नीचे जाएंगे। सो ओके, नाउ इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा पॉइंट ऑफ नोट बनता है कि हमारा मुद्दा क्या है। सो इंडक्टिव रिसर्च में मेजरली हमारा मेन मुद्दा होता है दैट दिस इज टॉकिंग अबाउट थियोरी बिल्डिंग, ओके, बॉटम अप अप्रोच। सो top down approach, this is an inductive. What you had discussed was what I had discussed was a form of inductive research, was a form of inductive research, क्योंकि हमने observations से finally theory पे हमने हमने this is like moreover of a type of एक टॉपिक ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि हमारा मुद्दा क्या है। स्पेसिफिक टू जनरल में हम ये चाहते हैं कि पैटर्न से एक थियोरी बिल्ड करना या एक थियोरी बन गई है उसको अश्योर करना। अगर हम थियोरी को अश्योर करना चाहते हैं देन विल स्टार्ट फ्रॉम द थियोरी, देन विल मेक अप सम हाइपोथेसिस, देन विल फॉर्म द एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशंस बनाएंगे और फाइनली कंफर्म करेंगे उसको, तो वो हो जाएगा डिडक्टिव रिसर्च, wherein फंडामेंटल फॉर्म ऑफ वैलिड रीजनिंग यूज करके फाइनली गारंटी करते हैं कि हमारा जो हम जिसको आगे लेकर बढ़े थे वो सही है, वो सही है। सो what I had given the example was a deductive research, correct? So general to specific. Inductive research में ये होता है कि यहाँ पे हम एक जनरलाइजेशन की ओर मुड़ते हैं। सो इंडक्टिव रिसर्च में हम ये मान के चलते हैं कि हमें एक थियोरी बिल्डअप करने के टाइम पे हम उन पैटर्न्स, उन अलग अलग पैटर्न्स को एक समराइज्ड फॉर्म में लाएंगे। सो दिस टॉक्स अबाउट ट्राइंग टू come up with the similar making patterns and come up with the theory. Okay, so this, yes, just a second, let me conclude it first. यहाँ पे पैटर्न्स को फाइंड किया जाता है, जैसे एक स्मॉल ग्रुप ऑफ लोगों पे जो सिमिलर मेकिंग पैटर्न्स है, सिमिलर मेकिंग बिहेवियर्स है, उनके बेसिस पे एक एनालिसिस करना और फिर थियरी हाइपोथेसिस बनाना, है ना, फिर हाइपोथेसिस बनाना एंड देन फाइनली थियोरी बनाना। सो पहले आएगा ऑब्जर्वेशन। दिस इज इंडक्टिव रिसर्च में मेनली हम एक्सपेरिमेंट नहीं कराते हैं, वी जस्ट सी इट एंड मोर ओवर उन ऑब्जर्वेशंस पे फाइनली पैटर्न्स को एनालाइज करके फाइनली थियोरी पे आते हैं, विच इज देन रीअश्योर्ड विद द deductive reasoning. While in the case of deductive reasoning, here we start from the theory, make up some hypothesis, follow the research experiment and finally come up with the conclusion, reassuring the hypothesis, reconfirming the hypothesis कि वो null prove हो गया, null accept हो गया या reject हो गया, and finally उस research को हम ये मानते हैं कि या ये सही था या गलत था। हाँ, अब आप पूछ लीजिए। Now you can ask. Let me mute. जी। Ma'am, I got the answer. Okay. Thank you. Yeah. So now we talk about yet another important topic, that is ex post facto research. Ex post facto research को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं after the fact research. After the fact research. After the fact research में हम ये मानते हैं कि यहाँ पे एक investigator starts with a fact which has occurred without interference from the researcher. मतलब कि एक फैक्ट जो हो गया है, एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब जो हो गया है उसके बारे में बाद में रिसर्च को एक मतलब एक इंसिडेंस को रिसर्च के पर्सपेक्टिव से समझना, जो हो गया है ऑलरेडी। मतलब रिसर्चर ने यहाँ पे कोई मैनिपुलेशंस नहीं किया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कोई मैनिपुलेशंस नहीं किया, right? So this
is basically used in the social science and for understanding social phenomena. It is also known as quasi experimental research. क्यों? Because ये प्योर एक्सपेरिमेंटल नहीं है, यहाँ पे रिसर्चर कोई मैनिपुलेशंस नहीं करता है, सो इसलिए इसको quasi experimental रिसर्च कहा है. ऑल्सो नोन एज कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च. क्यों? बिकॉज यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट को अंडरस्टैंड करके फाइनली फिर जजमेंट पे आते हैं. Okay, so this is a category of research design in which investigator starts after the fact has occurred. Okay, after the fact has occurred. ये question एक बार आया था अभी पेपर में, है ना? After the fact, and that has occurred without interference from the researcher. Okay, उसी प्रकार ये एक अलग टाइप का रिसर्च है, that is थोड़ा सा डिफरेंस है. हिस्टोरिकल रिसर्च. हिस्टोरिकल रिसर्च में हम यूजुअली बहुत जो पुराना चीज है, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ मीडिया, इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे बढ़ोतरी हुई, जीडीपी की कैसे ग्रोथ हुई, एंड फाइनली ये इवोल्यूशन कैसे हुआ. सो द स्टेप्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च tries to formulate the idea, formulate a plan, gather the idea, gather the data, analyze the data, and finally analyze the sources of data and come up with the examination of past events to draw the conclusions and make predictions about the future. Make predictions about future कि आगे क्या होगा. हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री में हुआ उसके बेसिस पे आगे क्या होगा इसके बारे में अनुमान करना. Okay, so then there is yet another type of research which is archival research. Archival research में हम बात करते हैं the research की जिसमें primary sources होते हैं हमारे archives में रखे हुए books, collections, libraries, repositories, और यहाँ पे manuscripts, documents, records, साउंड कंटेंट, ये सभी इनके माध्यम से रिसर्च में इन्वेस्टिगेशन में हेल्प होती है. हार्ड डेटा फाइल्स दैट ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज है. ओके, उसके बेसिस पे जब हम एनालिसिस करते हैं आर्काइवल रिसर्च कहते हैं. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फाइंडिंग्स, हमारा मुद्दा क्या है, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे भी डिस्टिंक्शन है. एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है एंड कॉजल रिसर्च. ये 3 टाइप्स है. एक्सप्लोरेटरी रिसर्च टॉक्स अबाउट कंडक्टिंग टू क्लैरिफाई सम एम्बिगियस आइडिया. मतलब जिसके बारे में बहुत सही आइडिया नहीं है, कंफ्यूजन है लोगों में, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए जिस आइडिया पे, जिस टॉपिक पे अच्छे से स्टडी हुआ नहीं है, अब तक अच्छे से स्टडी हुआ नहीं है, देयर इज दिस कंफ्यूजन, टू क्लैरिफाई द एम्बिगियस टॉपिक देयर इज द कंडक्शन ऑफ रिसर्च, जिसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च. ठीक है. उसी के प्रकार देयर इज अनदर टाइप ऑफ रिसर्च जिसमें वेयर वी ट्राई टू डिस्क्राइब the characteristics of objects, groups, people, observations or environment and try to paint a picture of the given situation. मतलब कि उस टॉपिक पे हम एक बहुत ही विस्तृत characteristics, objects, उनके environment से हम उसका पूरा एक पर्सपेक्टिव को समझने के लिए, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन गेन के लिए बहुत ही डिस्क्रिप्टिव, वर्णनात्मक तौर पे रिसर्च कैरी आउट करते हैं. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा. कॉजल रिसर्च टॉक्स अबाउट अलाउइंग अ कॉजल इन्फ्लुएंस टू अंडरस्टैंड. कौन बात कर रहा है? सो दिस टॉक्स अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. जब हम रिसर्च में इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के कॉज एंड इफेक्ट को समझने के लिए करते हैं कि इसका प्रभाव इस पे क्या पड़ रहा है, उसको स्टडी करने के लिए करते हैं, तब वो कहलाया जाएगा कॉजल रिसर्च. ओके, ये अलग अलग परिभाषाएं हैं. अगर आपको रिसर्च के क्वेश्चन पेपर में ऐसा टॉपिक आए, मतलब आपको ये अंडरस्टैंडिंग दी गई होगी
You would be given a statement and you have to finally tick one which is most appropriate. Tick the one which is most appropriate. ठीक है. So based on the duration, ड्यूरेशन माने कितना लंबा जाएगा. अगर बहुत लंबा जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च. मतलब एक रिसर्च जो बहुत लंबे दौर तक चलने वाला होता है. कुछ रिसर्चेस होते हैं जो बहुत 3 महीने में खत्म हो जाते हैं या फिर 6 महीने में खत्म हो जाते हैं, बट कुछ रिसर्चेस 3 साल तक चलते हैं या फिर उससे भी ज्यादा, बिकॉज हर एक का अपना अपना इंपॉर्टेंस है. क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में हम रिसर्च को एक स्पेसिफिक पॉइंट एक टाइम पे कलेक्ट करते हैं डेटा डिफरेंट सैंपल्स से. याद रखना, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में हम अलग अलग सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं. So this gives a snapshot of a given point in time changes at a societal level. जैसे छोटा सा एग्जांपल बताऊं तो क्रॉस सेक्शनल रिसर्च में अगर हम कोई भी टॉपिक लेंगे, एक एक्सपेरिमेंट अगर हमें कैरी आउट करना है, तो उस एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करने के लिए मैं एजुकेशन सेक्टर के लोगों को लूंगी, स्पिरिचुअल सेक्टर के लोगों को लूंगी, बिजनेस सेक्टर के लोग, फिर देन हेल्थ सेक्टर के लोग, एंड फाइनली पॉलिटिकल लोगों को लूंगी, सोशल एंड पॉलिटिकल लोगों को लूंगी. सो ऐसे 5 अलग अलग सेक्टर्स से मैं किन्हीं लोगों को सिलेक्ट करके उन पे मेरा योगिक लीडरशिप प्रोटोकॉल अप्लाई करूंगी. सो दिस वुड बी डन एट अ पर्टिकुलर टाइम, मतलब उन पे एक छोटे समय पे होगा वो कैरी आउट, छोटे टाइम ड्यूरेशन पे. दिस इज अबाउट क्रॉस सेक्शनल रिसर्च. लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च में एक स्पेसिफिक छोटा सा सैंपल लेंगे और उसी पे हम 3-3 महीने बाद रिसर्च के डेटा को कलेक्ट करेंगे. तो ये इट इज कैरिड आउट सेवरल पॉइंट इन टाइम. इट इज कैरिड आउट ओवर अ लॉन्ग पॉइंट इन टाइम एंड चेंजेस एट इंडिविजुअल लेवल. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है कि उस छोटे सैंपल पे समय के साथ क्या प्रभाव पड़ा, समय के साथ साथ उन पे क्या प्रभाव पड़ा. ठीक है, तो ये बात थी क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्जिट्यूडनल की. आगे हम थोड़ा सा और इस पे चर्चा करेंगे रिसर्च डिजाइन पे कल की क्लास में. ठीक है, तब तक के लिए विराम देते हैं क्लास को. अपनी दोनों हथेलियों को आपस में नमस्कार मुद्रा में लाइए, शांति पाठ कर लेंगे. शांति शांति शांति. सर्वेभ्यो नमः. धन्यवाद. ओम श्री गुरुभ्यो नमः. थैंक यू सो मच. Have a nice evening. Thank you. Have a lot of madhu, honey. Your throat is bad. अरे हाँ, आई एम वेरी एक्चुअली 1 घंटे के बाद पानी पीना तो बनता है. Yes, I'm going to have now. Bye bye. Take care. Thank you for reminding me. If you don't have blackboard, you can't draw. So your throat is important. Oh yeah, yes, correct. Rightly said.